तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाला वीडियो जो है वो होने वाला है दांडी मार्च को लेके और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जो कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था और जिसमें हमने साइमन कमीशन की बात की थी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि ये आगे की स्टोरी जो है वो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक आज वाला हमारा क्या होने वाला है, आज हम बात करेंगे दांडी मार्च। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने असहयोग आंदोलन की बात की थी पिछले वाले वीडियो में और साइमन कमीशन की बात की थी। तो साइमन कमीशन के बारे में हमने ये भी जाना था कि साइमन कमीशन एक्चुअल में भारत में आया क्यों था, और आया था तो बना कहाँ था, बनने के बाद भारत कब आया, और भारत में उसने भारत से जाने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और कितनी बार भारत आया, इन सब चीज़ों पे हमने बात कर ली थी। अब गांधी जी क्या हो गया था, गांधी जी असहयोग आंदोलन किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बीच में ही वापस लेना पड़ा, कुछ कारण ऐसे रहे। तो फिर गांधी जी ने वापस लिया और उसके बाद उन्होंने ना अपने वॉलंटियर्स पे बड़ा काम किया। वॉलंटियर्स पे काम करने का मतलब लाइक दैट आप कह सकते हो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कुछ कमियां देखी और कमियां देखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के बाद होता क्या है कि इसी दौरान बीच में क्या करती है ब्रिटिश हुकूमत की जो सरकार थी, वो क्या करती है कि कुछ नए रिफॉर्म्स करती है और रिफॉर्म्स के तहत कुछ जो है नए टैक्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इन टैक्स से रिलेटेड क्या करते हैं, गांधी जी एक ना पत्र लिखते हैं। किसको लिखेंगे गांधी जी पत्र? उस समय भारत में राष्ट्रपति नहीं हुआ करता था, तो उस समय भारत में होते थे वायसराय। तो गांधी जी एक पत्र लिखते हैं वायसराय को और वायसराय को अपनी बातें कहते हैं और उस पत्र में ना अपनी 11 शर्तों को जो है उसमें लिखते हैं। तो उन्हीं सभी मुद्दों के आसपास जो है ये पूरा लेक्चर घूमने वाला है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत की कद्र होती है, अगर आप वास्तव में लगता है कि आपको कि हाँ भाई वीडियो अच्छा बना है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, आपको भी पता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई आपका भाई, भतीजा, बहन या कोई पारिवारिक सदस्य जो है वो अगर क्लास 10th में है तो आप उसको हमारा वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ना एक बात रहती है कि सर दांडी मार्च और नमक यात्रा एक ही। बिल्कुल, ये बात आपको अपने दिमाग में उतार के रखनी है कि चाहे आप दांडी मार्च आपसे पूछा जाए और चाहे आपसे नमक यात्रा पूछिए, बात मतलब एक ही चीज की हो रही है। चाहे आप दांडी मार्च को नमक यात्रा बोल लो या नमक यात्रा को ही दांडी मार्च कर लो। तो दांडी मार्च की शुरुआत कैसे होती है उस पर बात करेंगे पहले। देखिए, दांडी मार्च की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1930 से। कैसे कि 31 जनवरी 1930 को ना गांधी जी जब भारत से साइमन कमीशन वापस चला जाता है, तो उसके बाद जो है 31 जनवरी 1930 को गांधी जी क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं और ये पत्र लिखा जाता है उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को। गांधी जी ने पत्र लिखा, किसको लिखा? वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं और उसमें अपनी 11 शर्तें रखते हैं। कितनी शर्तें रखते हैं? 11 शर्तें। इस बार ना गांधी जी पिछले वाले आंदोलन से कुछ चीजें सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे गांधी जी? ये सीख चुके थे कि भाई अब जो है ना हमको कोई भी आंदोलन करना है तो उसमें हमको सभी वर्गों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम सभी वर्गों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन जो है वो सफल नहीं हो सकता। ये बात गांधी जी बहुत अच्छी तरीके से जान गए। तो इन्होंने जो ये 11 शर्तें लिखी ना अपने लेटर में, तो इन 11 शर्तों में उन्होंने ना किसानों से लेकर किसकी, उद्योगपतियों तक सबकी बात की। क्योंकि पिछले वाले आंदोलन में आपने देखा था सहयोग में कि भाई किसान जैसे ही इस आंदोलन में इन्वॉल्व हुए तो उद्योगपति जो पैसे वाले लोग थे वो अपना बायकॉट कर गए थे। तो इन चीजों को देखते हुए गांधी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखने के लिए 11 शर्तें लिखी और ये शर्तों का जो प्रस्ताव था ना, ये किसको भेजा गया? लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को जो ये शर्तें लिखी गई, इन्हीं शर्तों में जो ये लॉर्ड इरविन को जो ये शर्तें भेजी गई थी, प्रस्ताव भेजा गया था, इसी प्रस्ताव में ना बात की गई थी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कर की। और वो इंपॉर्टेंट कर कौन सा था? नमक कर। इसको याद रखेंगे आप कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को। उसमें टोटल 11 शर्तें थी जिसमें किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक सबकी बात की गई। इन्हीं 11 शर्तों में एक शर्त थी किससे रिलेटेड? नमक कर से रिलेटेड। नमक कर जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा नमक पर लगाया गया था। तो गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? उसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था कि नमक जो है ना वो गरीब से लेकर अमीर, मतलब बिल्कुल गरीब जो व्यक्ति होता है ना वो, और जो सबसे अपर क्लास मतलब जो सबसे अमीर व्यक्ति होता है वो, सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं।
नमक से सबका जुड़ाव होता है। तो नमक जैसी चीज को उन्होंने इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि ये जो है ना लोगों के आम जीवन का एक हिस्सा है। अगर यही महंगा हो जाएगा तो लोग इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे। तो नमक कर को समाप्त करने की बात गांधी जी ने इसीलिए की। तो इन्हीं 11 शर्तों में एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कौन सी? नमक कर की। क्योंकि कि नमक तो भाई सभी वर्गों के लोग प्रयोग करते हैं। जब इस नमक कर की बात गांधी जी ने की तो इस पे जो टैक्स लग रहा था ना, तो लोगों को ये समझाया गांधी जी ने कि भाई आपका जो ये नमक है ना, इस पे जो अंग्रेजी हुकूमत टैक्स लगा रही है, ये एक प्रकार की दमनकारी नीति है और आपको क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच में ये बात पहुंचाई गई गांधी जी की कि भाई गांधी जी जो है ना, नमक पे जो आपका टैक्स लग रहा है उस टैक्स के विरोध में एक ज्ञापन दे रहे हैं इरविन को। अगर वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मानते तो गांधी जी कोई अगला स्टेप लेंगे तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये बात कहेगी गांधी जी के द्वारा और गांधी जी को मालूम था कि भाई ये ऐसा मुद्दा ही है, ये आम लोग इसमें शामिल होंगे ही होंगे। तो उन्होंने ये बात बड़ी मजबूती से रखी लॉर्ड इरविन के सामने। लॉर्ड इरविन को इस पत्र के माध्यम से क्या दे दिया गया, एक अल्टीमेटम दे दिया गया। ये कहा गया भाई आप हमारी बात आप मानिए, माननी हो तो मानिए, नहीं मानेंगे तो 11 मार्च तक का आपके पास टाइम है। एक टाइम पीरियड दे दिया उनको कि 11 मार्च तक अगर आप मानते हैं हमारी बात को तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानते हैं तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और इस आंदोलन में गांधी जी ने ये कहा कि भाई अगर आपने हमारी मांगे मानी तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब ये बात ना किसने सुनी, लॉर्ड इरविन ने, तो लॉर्ड इरविन ने कहा आपको जो करना करिए, हम कुछ नहीं करने वाले, हमने जो टैक्स लगाया हम उसको उसमें अब रिफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब अब जो टैक्स लग रहा है वो लगेगा। इसका परिणाम क्या होता है, जैसे इरविन ने इन मांगों को नहीं माना तो गांधी जी ने क्या किया, 78 वॉलंटियर्स के साथ में एक यात्रा स्टार्ट की। ये यात्रा उन्होंने स्टार्ट की कहां से, अपने आश्रम से, और तय किया, एक स्थान तय किया जो कि अहमदाबाद में ही समुद्र के किनारे एक गांव था, इनके 140 किलोमीटर की दूरी पर, और इस गांव का नाम था डांडी। क्या नाम था? डांडी इस गांव का नाम था। तो ये साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी पे था। गांधी जी ने ये कहा भाई अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम 240 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, और ये कहा कि यात्रा जो तय की जाएगी उसमें पर डे हम 10 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, और यात्रा तय करने के बाद हमारी यात्रा जहाँ पे विश्राम करेगी हम लोग वहीं रुकेंगे। तो जैसे ये बात लोगों के बीच में पहुंची तो अब होता क्या था कि गांधी जी ने 11 मार्च 1930 को अपनी यात्रा शुरू की, और डेली 10 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद वो रुकते थे रास्तों में। तो जहाँ पे गांधी जी रुकते थे ना, वहाँ पे क्या होता था, भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते, और गांधी जी वही एक ही बात कहते कि भाई टैक्स को लेके बात बताते लोगों को। और इस तरीके से ये यात्रा 24 दिन चली, क्योंकि पर डे 10 किलोमीटर के हिसाब से चली, तो 24 दिन में ये यात्रा कंप्लीट होती है। और ये यात्रा कंप्लीट कहाँ पे होती है? दांडी नामक गांव में। जैसा कि स्थान आपको पता है निर्धारित था। वहां पे जब ये यात्रा समाप्त होती है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है, गांधी जी के द्वारा समुद्र के पानी को उबाला जाता है, और उबाल कर क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। और ये इसलिए बनाया गया ताकि वो नमक पर लगने वाले टैक्स का कर सके, विरोध कर सके। ये यात्रा जब संपन्न हुई तो गांधी जी ने लोगों को अंतिम भाषण दिया, और यहीं से क्या किया, एक और आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसी जगह से गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। और इस आंदोलन में ना इस बार इन्होंने कुछ प्रोग्राम फिक्स किए। इन्होंने ये कहा कि ये भाई आंदोलन चलेगा तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, और वो स्टेप्स क्या होंगे हम लोग इस बात करेंगे। तो वो आंदोलन इस पहले से ही प्रीफिक्स थे कि भाई ये काम करना होगा अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन हमको शुरू करना पड़ता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया जाता है तो उसमें कुछ कंडीशन रखी जाती है। सबसे पहली कंडीशन ये रखी जाती है, कार्यक्रम का हिस्सा क्या बनती है कि देखो, सबसे पहले तो शिक्षण संस्थानों का बॉयकॉट किया जाएगा जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसी के तहत क्या किया गया, सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी कार्यालयों का क्या किया गया, बहिष्कार किया। लोगों ने इनको मानने से मना कर दिया। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने यहाँ से बॉयकॉट कर दिया, जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने भी मना कर दिया। दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम ये किया गया, सरकार का कोई भी कर देने से मना कर दिया। ये कहा भाई अगर सरकार आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स वसूल रही है तो आपको वो टैक्स नहीं देना है। तीसरा काम क्या किया गया, तीसरा काम ये किया गया कि असेंबली और काउंसिल के जो सदस्य है ना, वो अपना क्या देंगे, वो अपना त्याग पत्र देंगे। ये बात भी कही गई, याद रखेंगे। पहली कंडीशन, शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी कार्यालयों का क्या करना था, बहिष्कार।
दूसरा काम क्या करना था कि सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना था। तीसरा काम क्या करना था कि अगर कोई भी व्यक्ति असेंबली या काउंसिल का सदस्य है तो वो क्या करेगा, अपना त्याग पत्र देगा। चौथा, आम लोगों से इन्होंने कहा कि भाई आपको ना घर पे ही क्या काटना होगा, सूत काटना होगा और विदेशी कपड़ों का व्यापार करना होगा। अर्थात ये काम तो हमने पहले भी सुना था भाई, ये काम तो असहयोग आंदोलन में भी हो रहा था कि विदेशी कपड़ों का आपको क्या करना, बहिष्कार करना है, उनकी होली जलानी है। लाइक दैट इसी टाइप का इसमें भी किया। दूसरा अगला काम क्या क्या गया, जगह जगह पे नमक बनाना है। आपको जहां पे भी ऐसी स्थिति है कि नमक बना सकते हैं, नमक बनाएंगे ताकि हम किसका विरोध कर सकें, किसका बहिष्कार कर सकें, नमक कानून का बहिष्कार कर सकें। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद छठा कि भाई हमारे जो जेल में कैदी बंद है ना, राजनीतिक कैदी, वैसे कैदियों की बात नहीं हो रही, राजनीतिक कैदी जो जेल में बंद है ना, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, कारावास से आजाद करना होगा। ये तो हो गई 6 कंडीशन। 7वीं कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए, महिलाओं से ये कहा गया कि देखो भाई, सबसे पहले तो आपको अफीम और शराब की जो दुकानें हैं ना, उनको बंद करवाना है। बंद कराने के साथ साथ वहां पे क्या करना है, आपको पिकेटिंग करना है। पिकेटिंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स कराए थे, तो वहां पे मैंने आपको पिकेटिंग की डेफिनेशन बताई थी कि भाई इसमें क्या होता है कि एक तो आप खुद भी नहीं खरीदेंगे और जो कोई खरीदने आएगा तो उसे आप समझाएंगे। इसी क्रियाकलाप को पिकेटिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने दांडी मार्च के बारे में जाना और हमने कार्यक्रम के बारे में जाना जो किसके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। और इन कार्यक्रमों के बाद हम क्या देखेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उन चीज़ों को भी सीखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।